नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार होता है और उसके लिए आपको कभी खुशी भी मिल सकती है अगर अच्छा काम किए हैं तो, और कभी पछताना भी पड़ सकता है, रोना गाना भी पड़ सकता है और माफी भी मांगनी पड़ सकती है। क्योंकि जब काम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप अपने पीछे के कामों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और तब पता चलता है कि भावावेश में आकर अपने खुद की छवि को बचाने के लिए ईगो में हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण अब अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और यही हाल सीजेआई चंद्रचूड़ का हुआ विदाई समारोह में। अंतिम दिन विदाई समारोह सीजेआई चंद्रचूड़ का, और अब वो अगले दिन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो छोड़ दीजिए, जस्टिस चंद्रचूड़ भी नहीं रहेंगे, वो रिटायर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ रहेंगे। अब उस कुर्सी पर वो बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए वो भावुक नहीं हुए बल्कि पछता रहे थे और एक शब्द बोला कि अगर मेरे फैसलों से, मेरे कामों से कोई भी दुखी हुआ है, किसी को भी हर्ट हुआ है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप किन किन फैसलों की बात करेंगे, किन किन लोगों की बात करेंगे, किस वर्गों की बात करेंगे जो आपसे दुखी हुआ है, आपके फैसलों से दुखी हुआ है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि हम जो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रहता है कि हम सबको न्याय दे सकें, सबको न्याय दे सकें। लेकिन सबको न्याय नहीं दे रहे थे, बल्कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप उस न्याय की कुर्सी से फैसले सुना रहे थे। वर्ग विशेष कौन हो सकता है? एक वर्ग विशेष तो हिंदुस्तान में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसके लिए आपने अंतिम समय में 3-4 फैसले धड़ाधड़ दिए हैं, ऐसे फैसले दिए हैं जिससे पूरा हिंदू समुदाय आपसे दुखी है। फैसला क्या दिया? अंतिम दिन भी आपने एक फैसला दिया, और वो फैसला है एएमयू के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्टेटस को लेकर आपने फैसला दिया। और ऐसा नहीं है कि 7 जजों की बेंच बैठी तो 7 जज का एक ही तरफ झुकाव था, एक ही बात बोल रहे थे, बल्कि आप 4 जजों को अपने साथ किए, यानी कि खुद और 3 और जज, 4-3 से यह फैसला हुआ। 3 जज आपके पक्ष में नहीं थे और आपका काम था, आप सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस, और ऐसे में आपको देखना चाहिए था कि अगर 3-3 जज बटे हुए हैं तो इस फैसले में हमारी भूमिका होनी चाहिए तीनों के बीच में। लेकिन आपने उन 3 जजों के साथ अपने साथ लिया और 4 जजों के सहमति से एक फैसला लाया जिसमें पुराने फैसले को पलट दिया। आपने आधार बनाया कि इसका मकसद क्या रहा है। इसका मकसद जो रहा है उसी को लेकर आज सेंट स्टीफेंस कॉलेज से भी आ रहे हैं बयान कि हम भी अब इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि प्रिंसिपल की नियुक्ति में हमारी भूमिका होनी चाहिए, ट्रस्ट हमारा चलता है। अब क्रिश्चियन माइनॉरिटी के इस कॉलेजेस भी होंगे, उसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि हम भी अब इस दायरे में आ गए हैं। मतलब ये सब लोग आपके एक फैसले के इंतजार में थे और आपने मौका दे दिया। तो फिर आप देश के साथ थे या मुसलमानों के साथ? आप हिंदुओं के समर्थन की बात तो छोड़ दीजिए, क्या उसके बारे में सोच रहे थे, या फिर आप पीछे के बारे में सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद मेरे ऊपर यह ठप्पा न लगे कि अंतिम दिन आपने एक फैसला जो दिया वो फैसला मुसलमानों के पक्ष में नहीं था। और इसलिए 1-2 नहीं, उससे पहले आप मदरसों पर एक फैसला देते हो। उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, जहां मदरसा एक्ट 2004 के खिलाफ फैसला दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और आपके पास याचिका आई, आपने 3 जजों की बेंच बिठाई और उस बेंच ने क्या फैसला दिया? नहीं, मदरसा एक्ट सही है, मदरसों को होना चाहिए, उसमें शिक्षा होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा किया जाए। क्यों? क्योंकि धार्मिक शिक्षा देना इसलिए जरूरी है कि भारत को धर्म के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में धर्म की कोई महत्ता नहीं है। भारत एक धार्मिक देश है, सेकुलर रहने के बावजूद। इसलिए पिछले 700 सालों की परंपरा को हम निभा रहे हैं। 700 साल आपके लिए कौन सा था?
आपके लिए जो 700 साल है वो मुस्लिम आक्रमण के बाद का है। उसी को भारत आप मानते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम आया होगा उस समय से आप मानते होंगे। 712 के ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, सिंध पर उस समय हमला किया था, आपकी नजर में इतिहास वहीं से शुरू होती होगी आपकी नजर में, या फिर गजनी के आक्रमण से या गोरी के आक्रमण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद से आप हिंदुस्तान के इतिहास देखते होंगे। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास 700 सालों से शुरू नहीं होता, ये 10,000 सालों से ज्यादा समय से शुरू होता है। वैदिक सभ्यता के समय शुरू होता है और इसलिए हमारी संस्कृति 10,000 साल की है। ये 7 सालों के अनुसार आप फैसला नहीं दे सकते, लेकिन आपने दिया और इस फैसले पर भी आपको पछतावा होना चाहिए। पछतावा तो होता होगा अंदर से, लेकिन आपका ईगो, आपके अंदर का वो व्यवहार तरीके कि हम बाहर निकलें तो उसके बाद मुसलमान ये न कहें कि ये वो जज थे जिन्होंने हम लोगों के खिलाफ फैसले दिए और इसलिए आपने तुष्टीकरण की फैसले दिए। ये जजमेंट भी तुष्टीकरण के लिए ही था, जैसे कि राजनीति तुष्टीकरण के लिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन फैसलों से विपक्षी पार्टियां खुश है और साथ ही खुश वो भी हैं जो कि जिनके पक्ष में फैसले आए हैं। एएमयू में देखिए, वहां मिठाइयां बट रही है, जामिया मिलिया में मिठाइयां बट रही है और हर जगह पर ये देखा जा रहा है कि आगे जो आपने मानदंड सेट कर दिया, अब ये लाइन लगाकर खड़े हुए रहेंगे। आपके समय में ही सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नहीं, ऐसे कई फैसले हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आपको सोचना चाहिए कि आपने उसी तरीके से एक वर्ग का मतलब जैसे मुसलमानों को खुश करना आपका काम रहा, उसी तरह से आपने खुश करने की कोशिश किसको की? विपक्ष को, उन लोगों को जो कि जुडिशियरी पर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को खुश करना था जो राहुल गांधी के हां में हां मिलाते हैं कि देखो मोदी के जेब में सुप्रीम कोर्ट है। और इसलिए आपको लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कहीं न कहीं से एक खामी ढूंढनी चाहिए, सरकार को ह्यूमिलिएट जो करना है, और इसलिए आपने एक खामी ढूंढी कि नहीं, ये सारी चीजें तो ठीक है, ये पार्लियामेंट से पारित हुआ है, लेकिन ये पारित होने के बावजूद इसमें एक कमी है और वो टेक्निकल है, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ जाता है। इसमें गुप्त सूचना रखने की बात कही गई है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। आपने कभी ये नहीं कहा कि जब जुडिशियरी के लिए कहा जाता था, जब सरकार ने निर्देश जारी किया कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज जो हैं वो अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें, उसमें आपको आरटीआई नहीं दिखा, उसमें आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं दिखा कि सबको सार्वजनिक तो करनी चाहिए। आपने कह दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं वो स्वैच्छिक तरीके से अपनी अपनी संपत्ति के बारे में ब्यौरा बंद लिफाफे में करके सीजेआई के दफ्तर में डाल दे, वो चेक करेंगे, क्योंकि सीजेआई तो जज है नहीं, सब आस पास बैठे हैं। ये सार्वजनिक करने की बात आई तो आपने उसे छिपा लिया। हाई कोर्ट में भी ऐसी स्थिति रही, लेकिन आपको आरटीआई के दायरे में नहीं आने के कारण संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि आप वो वकीलों की तरह टेक्निकल रीजन पकड़ते रहे। जैसे कहा जाता है वकीलों के लिए कि अगर एक कानून बनता है तो उसके पीछे वकीलों को तर्क देने के लिए 10 ऐसे कानून होते हैं जिस वो उस कानून को छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ करके अपराधियों को बचाया जा सकता है। आपने वही किया और ये फैसले आपके बताते हैं कि आप कैसे ये बात करेंगे कि तीस्ता से तलवार जैसे देशद्रोही जिसने मोदी को फ्रेम करने की कोशिश की, उन्हें सजा दिलवाने की कोशिश की, उसके लिए आपने 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाए और उसमें छुट्टी के दिन में, सैटरडे के दिन आपके पास ये मामला गया और आपने क्या किया, झट से 2 जजों की बेंच बिठा दी। नहीं, आज ही तीस्ता से तलवार को जमानत मिलनी चाहिए, जबकि गुजरात हाईकोर्ट ने 200 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट दी थी। फैसले में यह बताया था कि कैसे तीस्ता से तलवार ने देश की छवि को खराब करने के लिए विदेशी फंडिंग ली है, गवाह तैयार किए हैं और ये देशद्रोह का मामला हो सकता है। कैसे उसने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए गवाह तैयार किए, उसे ट्रेंड किया कि सरकार पर सीधे उंगली उठाओ। ये तीस्ता से तलवार पर आरोप था और गुजरात हाई कोर्ट ने कहा सीधे सरेंडर करो एसआईटी के सामने, जेल के अंदर जाओ, अब जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले 6 बजे 2 जजों की बेंच बिठाई और जब 2 जज कंफ्यूज हो गए कि नहीं
इसमें एक कह रहे थे कि नहीं नहीं इनको जमानत मिलनी चाहिए और दूसरे कह रहे थे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो आपने फिर से 9 बजे 3 जजों की बेंच बिठा दी और 3 जजों में से 2 जज फैसला दिए कि नहीं, एक रात भी तीस्ता सितलवाड़ को जेल में नहीं रखा जा सकता है। कितने फैसलों की बात करते हैं, कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जिसमें यह कहा जा सकता है कि आपने निष्पक्षता और न्याय की बात की है, इसलिए पछताना तो पड़ेगा। और पछतावा इस बात के लिए भी है कि हमने जिस उम्मीद के साथ ये सब किया, जिस वर्ग को खुश करने के लिए, चाहे ये मुस्लिम मौलाना गैंग हो या फिर लेफ्ट लिबरल कबाल, वो वामपंथी गैंग जो आपके फैसलों से खुश हो रहा था, लेकिन उसे भी खुश नहीं कर पाए। अंतिम में 1-2 फैसले और 1-2 काम ऐसे हुए जिसके कारण वो भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और जैसे ही आपने पीएम मोदी को इनवाइट किया गणेश पूजा के लिए, इन लोगों की नजरें टेढ़ी हो गई। जिनके साथ उठते बैठते रहे आप, वही आपकी शिकायत करने लगा। और शिकायत यहां तक कि कारवां जैसी मैगजीन में आपके खिलाफ एक कवर स्टोरी छापी गई कि कैसे ये दोहरा चरित्र वाले व्यक्ति हैं, पर्दे डाले रहते हैं अपने चेहरे पर। ये तरीका हो गया, ना आप घर के रहे और ना घाट के, न इधर रहे न उधर रहे। अब पछतावा हो रहा है तो आप भरी सभा में रो रहे हो, बता रहे हो कि हम वैसे जज हैं जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया है, और वैसे सीजेआई हैं जिनके फैसलों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया गया है। और ये बोलते बोलते आप रोते हो, दिखाने की कोशिश करते हो, इमोशन दिखाते हो। लेकिन इमोशन इस बात के लिए नहीं है, इमोशन इस बात के लिए है आपके अंदर कि अब आप उस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अब आपका वो भाव भोकाल नहीं रहेगा कि जहां खड़े हो गए वहीं से कानून शुरू हो गई, जहां पर आपने मुहर लगा दी वही फैसला हो गया। ये नहीं रहेगा, आपके जिब में नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये लग रहा है कि अब उस पावरफुल कुर्सी पर हम नहीं बैठेंगे। रोना इसी के लिए आ रहा है, लेकिन पछताते रोते हुए माफी आपको मांगनी पड़ी कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया है अपने फैसलों से, तो उसके लिए लोग हमें माफ कर दें। माफी अब नहीं मिलेगी। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो किया है उसके लिए इस तरह की माफी नहीं होगी। आप जहां भी रहेंगे आपको ट्रोल किया ही जाता रहेगा, आपके फैसलों की चर्चा होती रहेगी कि कुछ वर्गों को खुश करने के लिए कैसे आपने कई फैसले दिए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।